दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के बारे में। यानी आज हम व्यावसायिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर को आज हम लोग बारी बारी से अच्छे से देखेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से बताएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। चाहे आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब तो आपको पूरा अच्छे से प्रॉपर बताएंगे, और आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आप यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से इंग्लिश में भी सारी चीज़ हम बताएंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आप यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो। तो चलिए हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। जैसे हम लोग देखे थे व्यावसायिक अध्ययन का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, वो आपको काफी पसंद भी आया था। उसमें आप लोग जैसे नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, वैसे ही आप हमें इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो आपको लास्ट में बताना है। अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से एक बात तो हम गारंटी ले सकते हैं कि इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं होगा। हर एक टॉपिक, एक भी टॉपिक आपके एग्जाम में अगर आएगा वो आपका नहीं छूटेगा। यहाँ से हम इतना गारंटी लेके बोलते हैं, और ये आप अब गारंटी बोल रहे हैं तो इसके कारण आप यहाँ पे पहले देख लीजिएगा पूरा वीडियो को और सही तरीके से आप समझ लीजिएगा। जो हम आपको बोलेंगे वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से उसका तैयारी करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग के पास टॉपिक क्या आ जाती है, पहला टॉपिक तो हम लोग का यही आएगा कि प्रबंध के सिद्धांत। ये जो है इसको हम लोग समझेंगे, प्रबंध के सिद्धांत, इसको हम लोग समझेंगे। देखो इसको समझने के लिए सिद्धांत कहते हैं किसको हैं? सिद्धांत एक रूल को कहते हैं। क्या चीज को? रूल को कहते हैं। जो एक रूल बना हुआ है, जो एक नियम बना हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? सिद्धांत। और इसी के अनुसार हम लोग को चलना होता है, कोई भी संस्थान को चलना होता है, वही सिद्धांत बना हुआ है। अभी यहाँ पे समझते हैं इसका परिभाषा किस तरीके से होगा। प्रबंध के सिद्धांत किसको कहते हैं? प्रबंध के सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है। ये क्या है? एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ए फंडामेंटल ट्रूथ। ये क्या है? एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो कि आधारभूत सत्य है। क्या है? एक आधारभूत सत्य है। मतलब ये एक रूल बना हुआ है। ये जो है प्रबंध के सिद्धांत में कुछ रूल्स बने हुए हैं जिसके अनुसार जो है कोई भी संस्थान अगर चलेगा तो वो वेल डेवलप्ड होगा, जल्दी जो है डेवलप हो जाएगा। अभी यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। इसके आधार पर प्रबंधक अपने संस्थान के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर भी छोटी मोटी गलतियों से बच सकते हैं और प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों को पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इससे क्या होता है, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। क्या है? इससे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको भी पहले देख ही लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कैन इमेजिन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इसका जो है, ये जो है हम लोग कल्पना जो करते हैं, फॉरकास्टिंग यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉरकास्टिंग का द फ्यूचर ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हम जो फ्यूचर देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा? तो ये प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। हम लोग जो है कोई भी संस्था का भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, और जो भविष्य में, जो इन फ्यूचर में छोटी मोटी गलतियां होने वाली है उसको भी हम लोग यहाँ पे जान के उसको सुधार सकते हैं। उसको पहले ही जान लेंगे। जो भी हमारी जो क्रिया होगी उसका जो परिणाम आने वाला है उसको हम लोग पूर्वानुमान, पहले ही उसका अनुमान लगा लेंगे कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग अगर मान लीजिए कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कुछ एक जो है, हर एक बिजनेस में क्या होता है, अलग अलग पार्ट में जो है कुछ प्रोग्राम बटे रहते हैं। अब मान लीजिए कुछ नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और इस प्रोग्राम में हम लोग को क्या, कुछ एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसमें आप कुछ एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपका क्या है, आपका एक कपड़ा का जो फैक्ट्री था, कपड़ा का क्लॉथ का जो फैक्ट्री था, आप क्या किए, अब इसको बड़ा एक्सपेंड करना चाहे। क्या चीज़? आप इसको और एक्सपेंड। पहले क्या था, पहले आपका ये जो था बिहार में था, एमपी में था, झारखंड में था और समझ लीजिए राजस्थान में था। ठीक है, इन सब जगह पे था। और आप क्या चाहे कि अब इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया ले जाना है, कि मतलब आपको बिहार, यूपी, सब जगह, मतलब पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ले जाना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो आपका परिणाम, ये जो आप चाहते हैं कि ये आपका अंतिम परिणाम हो और आप यहाँ तक पहुँच पाओ, ये आपका लक्ष्य हुआ। ये आप चाहते हो कि आप यहाँ तक पहुँचो, पूरे इंडिया तक आपका जो है बिजनेस चले। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो है हमारा प्रबंध जो के सिद्धांत जो है, अगर हम लोग प्रिंसिपल्स जो बने हुए हैं मैनेजमेंट के, अगर उसके अनुसार चले तो हम लोग जल्दी जो है ये पूरे इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं। ये अपना कपड़ा का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला सकते हैं। तो बस यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होता है। एक जो रूल बना हुआ है उसके अनुसार संस्था को चलना होता है। एक रूल है जिसको हम लोग प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। सिंपल, आप इतना में समझिए। एक जो है रूल बना हुआ है उसको हम लोग प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। और अगर कोई भी संस्थान अगर उसके बेसिस पे अगर चलती है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, वो जल्दी सक्सेस करेगी, वो जो भी चाहेगी, मतलब उसका जो परिणाम रहेगा उसका पूर्वानुमान वो संस्थान कर पाएगी, उसके प्रबंधक कर पाएंगे।
अभी यहाँ पे ये चीज तो हम लोग समझ गए कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होता है। ये जो चैप्टर था प्रबंध के सिद्धांत, इसका मतलब हम लोग जान गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि आपको हम यहाँ पे बताएंगे, जो कि यहाँ पे बोर्ड्स पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको अच्छे से हम बताएंगे। सो आप लोग आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। अभी यहाँ पे क्या है, प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति क्या क्या होती है, नेचर क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इस अभी जो चैप्टर देख रहे हैं इसमें इसका जो है नेचर क्या होता है, इसका प्रबंध के सिद्धांत का प्रिंसिपल्स का जो है नेचर क्या होता है, तो ये अभी हम लोग जानेंगे। इसका जो है प्रकृति किस तरीके का ये होता है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। प्रकृति मतलब क्या होता है, किस तरीके का होता है, ये किस तरीके का व्यवहार करता है, वो सब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस टॉपिक में। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सर्वप्रयुक्त है। ये क्या है, सर्वप्रयुक्त है, मतलब ये यूनिवर्सल यूज्ड है, मतलब ये हर एक जगह पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, सर्वप्रयुक्त है, मतलब इसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं पर भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपका एक कपड़ा फैक्ट्री आप यहीं पे कर सकते हैं। इसका जो है आप अगर देश के, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे आप अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पीएम हैं, तब भी आपको पूरा इंडिया कंट्रोल करना होगा। तब आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पे सही प्रबंध करना होगा। और प्रबंध के जो सिद्धांत बने हुए, जो प्रिंसिपल्स है, आपको उसके बेसिस पे आपको चलना होगा। तब जाके आप पूरे हर एक स्टेट को, सभी स्टेट को आप जो है कंट्रोल कर पाओगे। हर एक जो है स्टेट है उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबको आप कंट्रोल कर पाओगे। तभी जाके जब आपको ये जो है प्रबंध का सिद्धांत पता होगा तब जाके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ये जो है सिद्धांत जो है ये हर एक जगह लागू होता है, चाहे ये प्रशासनिक काम हो या सामाजिक काम हो, कहीं पर भी हर एक जगह इसका उपयोग होता है। सर्वप्रयुक्त है सभी जगह। क्लियर, ये टॉपिक आपको, ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक जगह, जैसे आप जो है पढ़ ही रहे हैं, अगर आप पर अनुशासन कोई बना के रखे, आपको कोई दबाव दे के रखे, तो आप ज़्यादा पढ़ोगे, है ना। अगर आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा बार पूछे कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटी पढ़ लो, तो आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे। वही है यहाँ पर, अगर रूल बना हुआ है कुछ, उस रूल के अनुसार आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। यहाँ पे बस वही रूल अप्लाई होता है। ये जो है सर्वप्रयुक्त है, यूनिवर्सल यूज्ड है। उसके बाद क्या है, सामान्य मार्गदर्शन। यहाँ से क्या होता है, जनरल गाइडेंस भी मिलता है, कुछ सामान्य मार्गदर्शन भी मिलता है आगे जो आप करने वाले हैं। ठीक है, आगे जो यहाँ पे कपड़ा का जो फैक्ट्री आपका है, यहाँ पे आप चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ मार्गदर्शन भी आपको मिल जाएगा, कुछ आपको जानकारी भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, अभी हम आपको जस्ट थोड़ा अच्छा से बताते हैं, पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए, जैसे आप पूरे इंडिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपको कितना पैसा लगेगा। तो मान लीजिए आपको मिनिमम 200 करोड़ रुपया लगेगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है, 200 करोड़ रुपया आपको लगेगा ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सब जगह ऑफिस चाहिए होगा, सब जगह जो है जो भी श्रमिक वगैरह चाहिए होगा, तो सब कुछ। और पूरा यहाँ पे इसमें जो है सारा कुछ इंक्लूड है, मतलब लेबर का फीस, ऑफिस का फीस, और जो भी क्लॉथ का जो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, उस सब का कॉस्ट यहाँ पे इसमें इंक्लूड है। उसके बाद आपको यहाँ से जानकारी क्या मिल जाएगा, प्रबंध के सिद्धांत के, इसके मार्गदर्शन आपको क्या मिलेगा, प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से। इसमें आपको मिल जाएगा कि प्रतिस्पर्धा कौन कौन सा है, कंपटीटर आपका कौन कौन है, ये आपको पता चल सकेगा इसके माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से। उसके बाद आपको और भी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि कंज्यूमर का जो है, एक कंज्यूमर जो है इसका क्या इंटरेस्ट है, ये क्या किस तरीके का कपड़ा खरीदना चाहता है। उसके बाद आपको क्या चल जाएगा, जो भी इसका जो है माइंडसेट चेंज होता है, मतलब आप जानते होंगे किसी का माइंडसेट चेंज हो जाता है कि कभी कभी नया फैशन आ जाता है, आपको यहाँ पे फैशन के बारे में पता चल सकेगा। क्या चीज, फैशन के बारे में आपको पता चल सकेगा। तो ये सब कुछ जानकारी जो है आपको मार्गदर्शन यहाँ से मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, जनरल गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। किससे, प्रबंध के सिद्धांत से। उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होती है वो अब देखिए, क्या है, व्यवहार एवं शोध, यानी क्या है, बिहेवियर एंड रिसर्च। व्यवहार एवं शोध, ये हमेशा जो है व्यवहार और शोध पर डिपेंड करता है। देखिए, इसको हमेशा अप्लाई करने पर डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ तक जो आएंगे, पूरे इंडिया तक जो आएंगे अपना कपड़ा का बिजनेस लेके, पूरे बिहार, एमपी, झारखंड, राजस्थान से पूरे ऑल ओवर इंडिया आपको जाना है, तो ये आपको पूरे अप्लाई करना होगा। जो भी श्रमिक वगैरह है सबको आपको एक जगह सबको करना होगा, मतलब अलग अलग जो ऑफिस है, आपका बिहार में ऑफिस है, आपका यूपी में ऑफिस है, आपका दिल्ली में यूपी ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है, हर एक जगह जहां भी आप हैं, हरियाणा में ऑफिस है, सब जगह ऑफिस है। तो सब जगह आपको चाहिए एक मैनेजर चाहिए, कि हर एक जगह अलग अलग मैनेजर होगा, तभी आप काम
कर पाएंगे। उसके बाद हर एक जगह का क्या होगा, लोग का इंटरेस्ट अलग होगा। क्या होगा, लोग का इंटरेस्ट अलग होगा। यहाँ मान लीजिए ये जो है बंगाल है, यहाँ का अलग इंटरेस्ट होगा, ये है दिल्ली, यहाँ का अलग इंटरेस्ट होगा, ये है मुंबई, यहाँ का अलग होगा, ये है एमपी, ये है यूपी, कहीं है बिहार। तो सबका क्या होगा, सबका जो है अलग अलग इंटरेस्ट होगा, और सब अलग अलग इंटरेस्ट के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, रिसर्च करोगे कि बंगाल के लोगों को क्या पसंद है, बिहार के लोगों को क्या पसंद है, एमपी के लोगों को क्या पसंद है, दिल्ली के लोगों को क्या पसंद है। सब कुछ आपको यहाँ पे क्या होगा, रिसर्च आपको करना होगा, शोध करना होगा। और ये आप अगर प्रबंध के सिद्धांत पे चलते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे चलते हैं, तब आपको जल्दी मिल जाएगा, आप यहाँ पे जल्दी जो है रिसर्च कर पाओगे। उसके बाद क्या है, लोचपूर्ण। लोचपूर्ण मतलब फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हम आपको अभी जस्ट बताते हैं कि लोचपूर्ण का क्या मतलब होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए लोचपूर्ण जो है मतलब प्रबंध के हर एक कुछ, मतलब जितना भी आप पढ़ोगे वो सब जो है लोचपूर्ण नहीं है। जैसे आप नियोजन पढ़ोगे, संगठन पढ़ोगे, सब कुछ लोचपूर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम आपको अभी बताते हैं। देखिए लोचपूर्ण का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। मतलब आप बना लिए हो कुछ एक माइंडसेट, हाँ, कि हमको जाना है कितना, आज जो है मेरा कंपनी कितना 200 करोड़ का है, मेरा कंपनी 200 करोड़ का है, और हमको पहुंचना है कितना 800 करोड़ पे, 800 करोड़ पे। तो यहाँ पर ये एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 200 करोड़ का कंपनी है। अब यहाँ पे आप लोग कितना तक पहुंच पाए, आप पहुंच पाए हैं केवल और केवल 700 करोड़ तक। ठीक है, 700 करोड़ तक आप पहुंच पाए हैं, 100 करोड़ तक आप नहीं पहुंच पाए। तो आप क्या करोगे, चलो कोई बात नहीं, इतना तक तो आ गए, बहुत अमाउंट हो जाता है। 200 से हम लोग 700 करोड़ पे लाए हैं, तो अब यहाँ पे 100 करोड़ ही बाकी है ना, कोई बात नहीं, इतना फिर आगे देख लेंगे। तो बस यहाँ पे ये क्या हो रही है, आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है, आपका माइंड जो है फ्लेक्सिबल है, कि आपका माइंड मान गया कि कोई बात नहीं चलेगा। तो ऐसे ही क्या है कि हम लोग जो प्लान किए थे कि 200 करोड़ रुपया लगेगा, यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा रुपया लग जाए। क्या है, थोड़ा ज़्यादा रुपया लग जाए, यहाँ पे आप बदल सकते हैं। अब आपका प्लान हुआ कि इंडिया में नहीं, इंडिया में एक स्टेट छोड़ देंगे, इंडिया में कोई एक स्टेट, मतलब मान लो आप हरियाणा ही छोड़ दोगे। ठीक है, हरियाणा आप छोड़ दिए, हरियाणा छोड़ के आप यहाँ पे क्या हुआ, आपका माइंडसेट चेंज हो गया। लेकिन आप पहले से प्लान थे कि आपको यहाँ पे पूरा करना है, लेकिन आपके पास पैसा घट गया होगा, मे बी 1,80,000 रुपया होगा पूरा यहाँ पे, सॉरी 1,80,000 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कितना, यहाँ 2 लाख था ना, 200 करोड़ था, तो अब यहाँ पे मान लीजिए 180 करोड़ आपके पास हैं। ठीक है, 180 करोड़ है, मतलब 20 करोड़ आपके पास नहीं था। तो इसके कारण आप क्या किए, हरियाणा में नहीं किए, हरियाणा में अपना बिजनेस अभी नहीं किए, आप सोचे बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब ये लोचपूर्ण है, ये आप बदल लिए, आपका प्लान आप कभी भी इसमें बदल सकते हैं। प्रबंध का सिद्धांत आप जब भी यूज करेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो उसमें आप कभी भी प्लान को बदल सकते हैं। उसके बाद क्या है, अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो है कोई, मतलब ये जो आप प्लान करके चले हो कि आपका पूरा इंडिया हो जाएगा, पूरा इंडिया कैप्चर कर लोगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये क्या, आप एक अनुमान लगाए हो कि ऐसा हो जाएगा, आप कुछ एक थ्योरी लेके चले हैं कि ऐसा कर लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपसे हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, अनिश्चितता है। और आप जो यहाँ पे गेस किए हो कि लोगों का फैशन क्या है, लोग क्या चाहते हैं, कंपटीटर क्या है, जरूरी नहीं है कि जो आप यहाँ पे गेस किए हो, जो आप यहाँ पर शोध किए थे, जो आप रिसर्च किए थे, वो आपका सही ही हो जाए। तो कुछ चीज़ में अनिश्चितता भी है। जैसे आप यहाँ पे सोच के चले होंगे कि ये हमारा बिजनेस चलेगा और हमारा जो 200 करोड़ का कंपनी है ये 800 करोड़ हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 800 करोड़ का हो जाएगा, ये हो सकता है ये 150 करोड़ का भी हो सकता है, ये जो है लॉस भी हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये अनिश्चितता है, मतलब ये जो है सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है। तो इस पे यहाँ पे ये सब इसकी प्रकृति हो जाती है प्रबंध के सिद्धांत का। इसका नेचर यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि क्या होता है, एक जो है मैनेजमेंट का जो है नेचर क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है अगला टॉपिक, और ये भी अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका नाम भी क्या है, इंपॉर्टेंस, मतलब महत्व, यानी प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या क्या होता है वो आज हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में जानेंगे। और आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ हम आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए क्या है, प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोग सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है। क्या है यहाँ पर, जो माइक्रो छोटा छोटा जो नॉलेज होता है तो वो सब के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे इससे बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि भाई एक छोटा सा जो है, मतलब एक छोटा दुकान भी है वो बहुत ज़्यादा चलता है। एक चीज़ आपको जैसे पता चला, जैसे आप कपड़ा बेच रहे थे, अब आपको पता चला कि भाई कहीं कहीं काट दोगे ना, मतलब कपड़ा मान लो आप यहाँ है तो आप यहाँ पे कुछ मतलब काट दिए, तो ये जो भाई आजकल नया ट्रेंड है, ये यहाँ पे अगर काट देते हैं तो अच्छा चलता है।
ऐसा आपको पता चला, रिसर्च में आपको पता चला। यही यहाँ पे क्या हुआ, छोटा जानकारी हुआ, सूक्ष्म जानकारी हुआ, लेकिन उपयोगी है, हेल्पफुल है। यहाँ पे अगर आप काट दोगे, ये कपड़ा यहाँ पे काट दोगे तो ये क्या हुआ, एक फैशन हो गया और ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है, ज़्यादा बिक रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी जानकारी ये हुआ और आपको मिल रहा है, और ये क्या हुआ, इससे आप जो है आपका बिजनेस ज़्यादा डबल वहाँ पे प्रॉफिट होगा, ज़्यादा आपको फायदा होगा, ज़्यादा सेल होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे प्रबंध, इससे क्या होता है, इससे जो है प्रबंध के सिद्धांत से क्या होता है, छोटी छोटी जानकारी मिलती है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो ज्ञान होता है वो सब मिलता है। उसके बाद क्या है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। क्या है, संसाधन का अधिकतम उपयोग। देखिए इसका जो है आप अगर बात करोगे, एक जो है ये इसका यहाँ पे प्रबंध का सिद्धांत, इसका सामाजिक भी कुछ वैल्यू होता है ना, सामाजिक भी, मतलब जो भी संसाधन है, आप ये जानते हैं कि हर एक संसाधन का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, और बहुत सारे संसाधन ऐसे भी हैं जिसका जो अनलिमिटेड है, जैसे यहाँ पे बात कर सकते हैं हवा है, तो ये सब भी एक तरीके का अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, संसाधन जो भी, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप मान लीजिए कोई एक, जैसे यहाँ पर हाँ रेसे, जैसे आप कपड़ा का ही बिजनेस ले लेते हैं तो ठीक है, रेसे के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास रेसे है, इससे क्या होता है, इससे कपड़ा बनता है, रेसे से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, क्या चीज़, कपड़ा बनता है इससे। और यहाँ पर आप जो है बहुत सारे रेसे जो है बनाने में फेंक देते हैं, बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, जो छोटा छोटा पीस बच जाता है रेसे का, मतलब ये धागा टाइप का जो होता है उससे कपड़ा बनता है। और मान लीजिए छोटा छोटा धागा बच गया तो उसको फेंक देने के बजाय जो है उसको रख लेना चाहिए, उसको कहीं कहीं जो है कहीं कहीं अगर छोटा छोटा यूज हो जाता है तो उसको उपयोग कर लेना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, जो भी संसाधन था, यहाँ पर रेसे जो है एक क्या संसाधन है, इसका सही तरीके से उपयोग किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ लेबर है, कुछ कर्मचारी है जो जिसका उपयोग किया जाता है कपड़ा बनाने में, जो मतलब यहाँ पे लेबर जो है क्या काम करता है, ये कपड़ा बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे लेबर का जो है सही उपयोग किया जाता है, मतलब संसाधन, यहाँ पे लेबर क्या हो गया, एक संसाधन के रूप में हो गया, और यहाँ पर इसका पूरा उपयोग किया, मतलब इसका जो ड्यूटी था 10 से 4, तो ये 10 से 4 पूरा का पूरा हम लोग लेते हैं, 10 से 4 लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कंपनी है और हम लोग इससे 10 से 4 पूरा ड्यूटी ले लाते हैं और इसको अच्छे से बोलते हैं, हमेशा दबाव दे के रखते हैं, भाई काम तुमको अच्छे से करना है। तो ये क्या हुआ, संसाधन का अधिकतम उपयोग हुआ। उसके बाद क्या है, प्रभावी प्रशासन, और हम लोग इस पर दबाव बना के रखते हैं कि भाई तुमको 10 से 4 ही आना है। तुम ये नहीं सोचोगे कि तुमको 11 बजे आना है और 3 बजे छुट्टी मिल जाएगा, ये नहीं होने वाला है भाई। तुमको टाइम पे आना है और तुमको टाइम पे आओगे तभी जाके तुमको सैलरी वगैरह सारा चीज़ मिलेगा। उसके बाद आगे क्या है, वैज्ञानिक निर्णय। क्या है, वैज्ञानिक निर्णय। इसमें हमेशा जो है साइंटिफिक जो है हमेशा निर्णय लिया जाता है, हमेशा जो है जो भी डिसीजन लिया जाता है वो साइंटिफिक रहता है। उसके बाद क्या है, बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। जो भी पर्यावरण बदल रही है, मतलब पर्यावरण बदलना क्या, लोग का इंटरेस्ट बदल रहा है। मान लीजिए कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आया, जैसे कुछ एक सीजनल चेंज आ गया, ऐसे आप समझ लीजिए। जैसे गर्मी में क्या था, पतला पतला कपड़ा बिकता था, वैसे यहाँ पे क्या हुआ, सर्दी आया तो ज़्यादा मोटा कपड़ा बिकेगा, जैकेट बिकेगा, स्वेटर बिकेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोग कपड़ा का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसलिए कपड़े का ही समझ लेते हैं। फिलहाल हम आगे अगले वीडियो से कुछ एग्जाम्पल अलग सोच के आएंगे, अलग से एग्जाम्पल आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, एक एग्जाम्पल अगर आपको बताते हैं तो वो आपको जल्दी याद होता होगा, है ना। ऐसा इसलिए हम आपको यहाँ पे कपड़ा के बारे में ही बताते हैं और सारा एग्जाम्पल आप इस पर जो है सुटेबल बैठता है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या, जो भी पर्यावरण चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे सीजनल चेंज हुआ, अब यहाँ पे जैकेट का बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगा, ज़्यादा डिमांड होने लगा, और वही जो है फिर जाके क्या होगा, गर्मी आएगा, इसका डिमांड पूरा घट जाएगा और फिर पतले कपड़े का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में पता चलता है, बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर क्या अभी जो है पतला कपड़ा का मान लीजिए कितना उत्पादन हो रहा है, 20,000 पर डे उत्पादन हो रहा है, ठीक है, इसका जो है प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे गर्मी आ गया तो अब यहाँ पे चाहिए होगा कितना, यहाँ पे 2 लाख चाहिए होगा, सीधा 2 लाख चाहिए होगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इतना ज़्यादा उत्पादन जो है इसी सिद्धांत पर चल के बढ़ेगा कि अब यहाँ पे कुछ चेंज आया, पर्यावरण में चेंज आया, उसके वातावरण में चेंज आया, अब उसकी आवश्यकता जो है यहाँ पर 1 लाख कितना, 1,80,000 पूरा और उत्पादन चाहिए हमको कपड़ा का। तो ये जो आवश्यकता है इतना, इस आवश्यकता का पूर्ति हो सकता है
प्रबंध के सिद्धांत पर चल के, इसीलिए इसका महत्व है प्रबंध के सिद्धांत का। उसके बाद देखिए क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, जो भी समाज के लिए उत्तरदायित्व है। जैसे यहाँ पे समझिए, हम आपको एक एक टॉपिक बता रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन हाँ ये एक बात का गारंटी ले सकते हैं कि आप यहाँ पर एक टॉपिक के बदले आप यहाँ पे 3-4 टॉपिक सीखते हैं, मतलब इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। क्योंकि देखो एक एक पॉइंट में बहुत सारी बातें हैं और उस पॉइंट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और वो आपको पता नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं सबसे, और सब्जेक्टिव भी अगर आप बनाओगे तो उसमें आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। जैसे आपके एग्जाम में आएगा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या क्या होते हैं, तो आपको बस यहाँ पे 5 पॉइंट लिख दोगे तब तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा, सारा चीज़ यहाँ पे ये पॉइंट लिखे, अब इसके बाद आपको ये एरो देखिए, अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा इसके बारे में। इसीलिए हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रबंधक का सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, उसको भी पूरा करना होता है। जैसे समाज का विकास करना होता है, समाज का कहीं भी नुकसान ना हो वो चीज़ देखना होता है। हमेशा ये देखना होता है कि समाज को कैसे डेवलप करें, समाज को कैसे फायदा हो, वो एक उत्तरदायित्व होता है। तो ये प्रबंध के सिद्धांत पे चल के पूरा हो सकता है। उसके बाद क्या है, प्रबंध प्रशिक्षण। यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत में क्या है, प्रशिक्षण भी है कि जो भी कर्मचारी है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग लेबर का एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 200 लेबर है, यहाँ पे 200 लेबर है, और इस 200 लेबर को हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण अगर देंगे तो ये क्या करेगा, डबल काम करेगा। ये यहाँ पर डबल काम करेगा, मतलब ये जो है पहले 20,000 का जो उत्पादन करता था तो अब यहाँ पे 60,000 कर लेगा। इतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाएगा। किससे, इसको अगर प्रशिक्षण दे दे, इसको अगर बता दे कि भाई काम अगर इस तरीके से करोगे तो जल्दी होगा, तो ये मान लेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए। यहाँ पर रिसर्च वगैरह सब कुछ चलते रहता है, तो उसके लिए जो है ये सब जरूरी होता है। सब कुछ शिक्षा मिलता है, इसको नॉलेज मिलता है। जो भी लेबर वगैरह है, जो भी कर्मचारी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा लेबर को ही मिलेगा, कुछ कुछ उच्च पदाधिकारी भी होते हैं जिनको बहुत चीज़ नहीं पता रहता है। अलग अलग विभाग बांटा रहता है, तो एक दूसरे के विभाग के बारे में वैसे नहीं पता रहता है, वो सब जानते हैं, सब कुछ यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद आगे क्या है, अगला टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध। ये क्या होती है भाई, ये जानते हैं, काफी अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, बस आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है क्या है वैज्ञानिक प्रबंध, और इससे क्वेश्चन जरूर रहते हैं एग्जाम में। और देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से बताएंगे जिससे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ये टॉपिक आपका मक्खन हो जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से आप जान जाओगे। बस ध्यान दीजिए और आप अच्छे से समझिए क्या होता है वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ 2 शब्द से बना है। वैज्ञानिक प्रबंध यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वैज्ञानिक प्लस प्रबंध है, वैज्ञानिक प्लस प्रबंध, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 शब्द हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ 2 शब्द से बना है। पहला तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक, और दूसरा यहाँ पे क्या है, प्रबंध। दूसरा क्या है, प्रबंध। तो यहाँ पे 2 शब्द से बना। वैज्ञानिक का क्या मतलब होता है, वैज्ञानिक शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, विशेष जानकारी के ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। और उसके बाद क्या है, प्रबंध। प्रबंध के बारे में आप जानते होंगे, आपको स्टार्टिंग में बताए थे, पहला चैप्टर में ही पूरा प्रबंध के बारे में आपको बता चुके थे। प्रबंध शब्द का अर्थ अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। मतलब प्रबंध का अर्थ ही होता है कि दूसरे व्यक्ति से काम कराए, खुद भी करे और दूसरे व्यक्ति से भी काम कराए, तो ये प्रबंध कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वैज्ञानिक तरीके से दूसरों से काम कराए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करे, तो यही जो होता है वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे इसको चाहेंगे तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, पहले थोड़ा सा हम आपको वक्त देते हैं, आप नोट कर लीजिए या फिर आप एक बार रीड कर लीजिए इसको। चलिए अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं क्या है वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। ये जो अगला टॉपिक है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या होता है, चलिए हम आपको अब बताते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता क्या होती है, ये हम आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, निश्चित योजना बनाना। पहले यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी विशेषता। कुछ तो विशेषता होगी किसी भी चीज का, हर एक चीज का कुछ ना कुछ विशेषता होती है। मतलब अगर जो खराब भी है तो उसका भी कुछ ना कुछ गुण होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ विशेषता होगी, तो वो सब होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे किसका, वैज्ञानिक प्रबंध का। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे ये यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध, ये जो 2 शब्द से बना है वैज्ञानिक और प्रबंध, इसके बारे में जानेंगे, इसके क्या विशेषता है, क्यों हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, निश्चित योजना बनाने के लिए हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग इसको कंपनी में अप्लाई करते हैं निश्चित योजना बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, नियमों का समूह का होना, मतलब रूल्स का होना। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला था निश्चित योजना बनाना, यानी डिफाइंड प्लानिंग। यहाँ पे क्या है, योजना। जो भी एक वैज्ञानिक प्रबंध इसलिए होता है
ताकि जो है हम लोग यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से सारा चीज निर्णय ले और उसका प्लान करें। मतलब आगे जो है हम लोग को यहाँ पे अच्छे से जाना है, 200 लेबर है हम लोग के पास और पूरे इंडिया में हम लोग को जाना है, तो सब कुछ यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे सारा चीज हम लोग अच्छे तरीके से जाएंगे। अगर योजना बनाएंगे, निश्चित योजना बनाएंगे, तब ये पूरा हो सकता है। उसके बाद क्या है, नियमों का समूह का होना, मतलब रूल्स जो है, रूल्स हमेशा रहना, मतलब हमेशा रूल्स जो है कलेक्टिव वे में रहना। यहाँ पर क्या है, समूह में होना, मतलब यहाँ पे ज़्यादा संख्या में रूल का होना रहता है वैज्ञानिक प्रबंध में। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, और अगर आप नियम के अनुसार अगर चलोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो है फर्म जल्दी सक्सेस करेगा, ज़्यादा सक्सेस करेगा। उसके बाद ये देखिए क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि करना, यानी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मतलब जो कार्य क्षमता है वैज्ञानिक प्रबंध का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो लोगों को पता चलेगा, मतलब लोगों से यहाँ पे आसे है कर्मचारी, जो भी यहाँ पे वर्कर्स है, जो भी यहाँ पे हम लोग के पास जो भी मैनेजमेंट करते हैं, वो सब के पास यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज मिलेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगा प्रशिक्षण से। यहाँ पे हम आपको प्रशिक्षण के बारे में बताए थे, प्रशिक्षण के बारे में, तो ये प्रशिक्षण मिलेगा, उससे क्या होगा, कार्य कुशलता में वृद्धि होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगा, एफिशिएंसी यहाँ पे इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक विश्लेषण, यहाँ पे अगला जो टॉपिक है मानसिक क्रांति लाना, यानी मेंटल रिवोल्यूशन होता है। उसके बाद जो है वैज्ञानिक विश्लेषण करना, साइंटिफिक एनालिसिस, हर चीज का साइंटिफिक वे में यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और मानसिक क्रांति लाया जाता है। किससे, प्रबंध के, वैज्ञानिक प्रबंध से। क्यों, यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर क्या है, विशिष्ट ज्ञान, जो भी उसके पास जो ज्ञान रहता है उसको उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आप एक व्यक्ति को चुने हैं जो एक काम के लिए परफेक्ट है, जैसे यहाँ पर आप इसलिए चुने हैं क्योंकि ये एजेंट बनाने में बहुत अच्छा है, ये एजेंट बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। कोई एक व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो एजेंट बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है, तो आप इसको क्या किए हैं, एजेंट बनाए, क्योंकि ये बोल बहुत अच्छा लेता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी से, ये क्या है, साइकोलॉजी से, और ये अच्छे तरीके से बोल लेता है, एजेंट तुरंत बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने माइंड का उपयोग करके कोई भी एजेंट को जल्दी बना लेगा, ए एजेंट बना लिया, बी एजेंट बना लिया, जल्दी जल्दी बना लेगा, अपना मानसिक क्रांति लाया ये और अपने तरीके से काम कर लिया। उसके बाद क्या है, समय अध्ययन करना, यहाँ पे समय अध्ययन, गति अध्ययन, और ये सब हम लोग अच्छे से जानेंगे। देखिए ये वीडियो में हम लोग यहाँ पहले अभी यहाँ पे ये बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, हेनरी फ्योल के बारे में समझना होगा कि हेनरी फ्योल कौन था। तो हेनरी फ्योल के बारे में अगर आपको बताए तो ये जो है, ये क्या था, एक जो है खनन यहाँ पे इंजीनियर था हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि हेनरी फ्योल कौन था, तो ये आपको याद रखना है कि हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर था। क्या चीज, खनन इंजीनियर था, आपको याद रखना है। और इसका जन्म कब हुआ है, अगर आपको वो भी याद रखना है तो ये भी आप रख लीजिए, कब, 29 जुलाई 1841 को, 29 जुलाई 1841 को इसका जन्म हुआ है। और ये कहाँ का था, फ्रांसीसी था, ये फ्रांसीसी था। कौन, यहाँ पे हम लोग बात जो कर रहे हैं हेनरी फ्योल, इसका जन्म हुआ है 29 जुलाई 1841 को हेनरी फ्योल का। और ये क्या था, फ्रांसीसी खनन इंजीनियर था और प्रबंधक भी था ये। तो अभी इसके बारे में तो समझ लिए। अभी हेनरी फ्योल का जो है प्रबंध जो है ये सब हम लोग जानेंगे। और ये क्या है, हेनरी फ्योल को और भी कुछ कुछ कहा जाता है, जैसे ये जो है प्रशासनिक हेनरी फ्योल, अपना हेनरी फ्योल जो है ये क्या है, प्रशासनिक प्रबंध के भी जो प्रतिपादक कहे जाते हैं। कौन, हेनरी फ्योल जी। उसके बाद हम लोग जानते हैं हेनरी फ्योल के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लिए, हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बस क्या बात किए हैं, हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर था और यहाँ पे ये जो है क्या, प्रशासनिक प्रबंध का जो है प्रतिपादन किया था हेनरी फ्योल। इसका जन्म हुआ था 29 जुलाई, कब, 29 जुलाई 1841 को। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये जो है प्रबंध के सिद्धांत दिए, कुछ जो है हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत दिए, और वो कितने दिए, कितने सिद्धांत, टोटल 14 सिद्धांत दिए हैं, 14, बहुत ज़्यादा इतना सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा है। चलिए आपको बताएंगे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यही क्वेश्चन ऐसा है ना कि मतलब आपके एग्जाम में आएगा, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे क्या है, हेनरी फ्योल का प्रतिपादित इसका जो सिद्धांत जो है, पहला यहाँ पे है कार्य विभाजन का सिद्धांत। क्या है, कार्य विभाजन का सिद्धांत। देखिए आप यहाँ पे कार्य का विभाजन किस तरीके से करोगे, जैसे ये यहाँ पे एजेंट बनाने में माहिर है, ये एजेंट अच्छे तरीके से बना लेता है, ये इस काम के लिए परफेक्ट है। जैसे दूसरा जो है, दूसरा प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब एक जो है लेबर ऐसा है वो जो है बहुत उत्पादन कर लेता है, मतलब नॉर्मल लेबर जो है 50 उत्पादन करता है कपड़ा का, तो ये जो है 200 कर लेता है, इसको आप ये काम दिए। और तीसरा जो है एक और व्यक्ति है, मान लीजिए वो व्यक्ति पी है, ये क्या करता है, बहुत सारे लेबर को क्या करता है, प्रशिक्षण देता है और उसको अभिप्रेरण करता है, उसको प्रेरणा देता है कि भाई काम अच्छे से करो, तुमको और भी प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ कुछ और भी
प्राइज वगैरह मिला गया, तो ये क्या करता है, इसको जो है अभिप्रेरण वगैरह करता है, तो आप पी को यही काम दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्य विभाजन, मतलब जो एक काम के लिए स्पेसिफिक पर्सन है उसको वो काम मिल गया। यहाँ पे यही हो जाता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। उसके बाद अगला क्या है, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। क्या है, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे क्या है, अधिकार और उत्तरदायित्व, हर चीज के लिए अधिकार एक होना चाहिए। अधिकार जो होता है हर एक का एक होना चाहिए, उत्तरदायित्व जो होता है किसी के लिए एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पर उत्तरदायित्व की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी जो है मतलब अगर ये जो है प्रबंध अगर सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसका उत्तरदायित्व कौन होगा, इसका उत्तरदायी कौन होगा, इसका उत्तरदायी होगा जो अपर यहाँ पे मैनेजमेंट होगा, अपर लेवल मैनेजमेंट जो होगा वो जिम्मेदार होगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होगा वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो सही तरीके से या तो समझाया नहीं होगा कर्मचारी को या फिर अप्लाई नहीं करवाया होगा। तो हर चीज के लिए अधिकार एक को होना चाहिए, उत्तरदायित्व एक को होना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से काम करे। जैसे यहाँ पे एक से कहने का ये मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पर हम लोग पी को बहाल किए, हम लोग मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ नाम है, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम एक्स है और यहाँ पे आप क्या किए, पी को बहाली किए कि जो ये सब जो है लेबर वगैरह जो है, ये एक लेबर है, ये एक लेबर है, तो इस सब लेबर को यहाँ पे पी जो है अभी प्रेरित करेगा, इससे काम करवाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसको अधिकार दे रहे हैं कि तुम इससे काम करवाओ, और ये किसके प्रति उत्तरदायित्व है, पी जो है उत्तरदायित्व है आपके प्रति के, आपको ये जवाब देगा और ये लोग काम करेगा इसके अंदर। अब देखिए अनुशासन का सिद्धांत, यहाँ पे क्या है, अनुशासन। अब पी यहाँ पे क्या करेगा, इस सबको अनुशासन पूरे अच्छे से सिखाएगा कि भाई अनुशासन में रहना है, मतलब जब भी ऑफिस में आ रहे हो फॉर्मल वे में बात करो। पी जो है इससे अच्छे से बात करेगा, क्योंकि फॉर्मल वे में बात करेगा, ऑफिस का बात है, अनुशासन में रहेगा, टाइम पर आएगा, टाइम पर जाएगा, फॉर्मल वे में रहेगा। उसके बाद क्या है, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। अब देखिए जो भी यहाँ पे वर्कर्स है, जैसे हम लोग यहाँ पे समझे थे क्या चीज, आपको अच्छे से बताते हैं, फिर से एक बार और अच्छे से बताते हैं। आप यहाँ पे लिख तो लिए थे ना कि 29 जुलाई 1841 को किसका, हेनरी फ्योल जी का जन्म हुआ था, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये खनन इंजीनियर थे, ये भी लिख लिए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, आप एक्स हैं और आप पी को बहाली किए कि अलग अलग जो कर्मचारी है ए बी सी डी, ये सब कर्मचारी है, इस सब का ख्याल रखने के लिए आप जो है पी का बहाली किए और ये अपना ख्याल रखेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सब जो है किसके, यहाँ पर एकात्मकता जो है, इसको आदेश आप पी को आदेश दोगे और यहाँ पे पी किसको आदेश देगा, ए को देगा, बी को देगा, सी को देगा और डी को देगा। तो ये सब उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, इसके प्रति। ये सब डी जो है कुछ काम नहीं करेगा तो इसको जवाब देना पड़ेगा पी को। उसके बाद सी कोई काम नहीं करेगा तो जवाब देना होगा पी को, बी नहीं करेगा तो जवाब देना होगा पी को, और ए नहीं करेगा तो पी को जवाब देना होगा। यहाँ पर क्या है, आदेश का एकात्मकता है कि पी ही जाके सब दे रहा है। मतलब ये अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक और आप बहाली किए हैं, क्या चीज़, क्यू आप बहाली किए, ठीक है, ये क्यू, और ये भी जाके कुछ और प्लान दे रहा, मतलब इसको जो है कुछ भी आदेश ये दिया था कि तुम भाई कपड़ा का उत्पादन, कपड़ा अभी बनाओ, और ये जाके बोल दिया, क्यू जाके बोल दिया कि भाई तुम अभी कपड़ा मत बनाओ, तुम अभी जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ, ये बोल दिया बाजार जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे आदेश का एक व्यक्ति देना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद निर्देश जो होता है, जो इसको बतलाएगा काम के बारे में, ये भी एक आदमी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग अपने अपने बारे में जाके बतलाए और यहाँ भाई ये कंफ्यूजन में आए, करे तो करे किस तरीके से करे। तो निर्देश भी जो है एकात्मकता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता। यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत हित को हमेशा नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर सामान्य हितों को हमेशा देखना चाहिए। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता, यहाँ पे वही चीज बतलाया जाता है। मतलब एक व्यक्ति पर ज्यादा जो है नहीं देखना चाहिए, जहाँ पे भलाई जो है सभी का हो रहा है वहां पे देखना चाहिए, बस यहाँ पे वो चीज बोला जा रहा है। उसके बाद अगला क्या है, कर्मचारियों का प्रश्रमिक का सिद्धांत। क्या है, प्रश्रमिक का सिद्धांत। यहाँ पे जो भी कर्मचारी है उसको सही तरीके से पेंशन में, मतलब उसको जो है सैलरी मिले। अगर आप सही तरीके से, जो भी आपके यहाँ आपके संस्थान में कर्मचारी लोग हैं, अगर आप उसको सही तरीके से उसको सैलरी वगैरह दोगे तो क्या होगा, वो अच्छे तरीके से आपके यहाँ काम करेगा, सही तरीके से वहाँ पे कार्यकुशलता के साथ सारा चीज काम करेगा। तो ये हो जाती है कर्मचारियों के प्राथमिक का सिद्धांत कि इसमें जो भी कर्मचारी लोग हैं उसको सही तरीके से प्राथमिक मिले, उसका जो भी सैलरी रहे वो सब उसको मिले। बस यही चीज हो जाता है कर्मचारियों के प्राथमिक का सिद्धांत। उसके बाद क्या है, इसमें कटौती ना हो, ये चीज बोले हैं, ये जो है हमेशा कर्मचारियों को बढ़ावा मिले। और हमेशा जो है ये बोले हैं कौन, हेनरी फ्योल जी बोले हैं कि अगर चयन का जो है भर्ती और चयन का यहाँ पे नियुक्तिकरण वाला जो है, हम लोग जो पढ़े थे उसमें पढ़ेंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे, हम लोग वैसे ऐप पर पढ़ा दिए हैं एजुकेशन बाबा ऐप पर। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है
पारिश्रमिक, हाँ इसमें जो है हम आपको बता रहे थे जो नियुक्ति करने का प्रक्रिया होता है जैसे चयन भर्ती ये सब जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड करता है। ये बोल रहे थे हेनरी फ्योल जी बोल रहे थे कि वो प्रक्रिया हार्ड कर दे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद जब वो कर्मचारी जो है भर्ती हो जाए, जब अपना कर्मचारी हो जाए उसके बाद क्या है करना है। अगर हम लोग यहाँ पे 10 से 4 जो है हम लोग काम करवाते थे सबसे, तो यहाँ पे 6 घंटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करें कि 5 घंटा में इसको कंप्लीट कर ले। मतलब ये जो कार्यकाल जो आवर्त है, ये जो टाइम जो है इसको कम करते कर्मचारी के लिए, ताकि वो मनोबल के साथ काम करे कि कम ही तो काम करना है लेकिन अच्छे से कर लेते हैं। तो वही जो है थकान आ जाता है सभी में। ये थकान अध्ययन वाला जो हम पढ़ेंगे उसमें समझ लेंगे, थकान आ जाता है। इतना देर काम करेगा 6 घंटा, अगर हम लोग 5 घंटा कर देंगे तो ये लोग अच्छे तरीके से काम करेगा, पूरा खुशी खुशी काम करेगा। अब आप ही बताओ, आपको कोई बोलेगा भर दिन पढ़ना है, भर दिन पढ़ना है, और आप फिर जाके बोल दिया नहीं भाई तू 2 घंटा पढ़ लो, कोई बात नहीं तुम तभी पास कर जाओगे, आपको गारंटी ले रहा है वो कि भाई तुम पास कर जाओगे, तो आप क्या खुश हो जाओगे ना, आप खुश हो जाओगे कि भाई इतना कम देर में मतलब 2 घंटा में हम पास कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 घंटा में ही हमको छुट्टी मिल जाएगा, ये कर्मचारी ये सोचेगा, तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके बाद क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, तो इसको भी समझना होगा। केंद्रीकरण यहाँ पर इसके बारे में अगर आप समझो तो जो भी मतलब उद्देश्य होता है ना, इसको अगर एक व्यक्ति अगर मतलब अधिकार, मतलब मेनली यहाँ पर ये है कि केंद्रीकरण का कि अधिकार जो होता है, अधिकार मान लीजिए यहाँ पर एक्स के हाथ में है, ठीक है, एक्स के हाथ में, केवल एक्स के हाथ में है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में जब भी अधिकार हो उसको केंद्रीकरण कहेंगे। और एक से बढ़ गया मतलब एक्स के हाथ में, वाई के हाथ में, जेड के हाथ में, सब के हाथ में जो है अधिकार चला गया तो उसको विकेंद्रीकरण कहेंगे। तो यही यहाँ पे ये सिद्धांत हो जाती है। उसके बाद क्या है, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान यानी स्टेयर हमेशा होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हम लोग समझे थे ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्टेयर बना हुआ है कि यहाँ पे इसको कोई दिक्कत होगा तो ये जाएगा पी के पास, ये नहीं कि डायरेक्ट चला जाएगा एक्स के पास, ये जो है डायरेक्ट एक्स के पास चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्टेयर बना हुआ है। जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, स्टेयर, यहाँ पे आप इस तरीके से हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इस तरीके से आप समझो, यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पे क्या बना हुआ है, स्टेयर बना हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब जो है ग्राउंड लेवल पर है, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब क्या है अपर, ये हो गया अपर, ये हो गया, ये सब हो गया मिडल, और ये हो गया यहाँ पर, ये सब मिडल हो गया, और यहाँ पे ये 3 जो है ये लोअर लेवल का है, ये सब लोअर लेवल। इस सबको कोई प्रॉब्लम होगा तो इस स्टेयर पे चढ़ के इतना तक जाएगा, यहाँ तक, इसके पास अगर कोई दिक्कत होगा यहाँ पे आएगा, इसके पास आएगा, इसके पास होगा तो ये यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक सीढ़ी नुमा बना हुआ है कि जिसको जो प्रॉब्लम होगा ये डायरेक्ट अपर लेवल तक नहीं पहुँच जाएगा, ये स्टेयर तक जाएगा ही, कि मतलब उससे ऊंचा जो पदाधिकारी है उसी तक जाएगा। तो वही यहाँ पे है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। इसको आप स्टेयर वाइज याद रख सकते हैं, स्टेयर करके, कि मतलब यहाँ पर सीढ़ी नुमा है, स्टेयर आप लिख लेना अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत। जो भी है व्यवस्था होना चाहिए, सारी चीज में, सभी चीज में व्यवस्था होता है। उसके बाद क्रमबद्धता, हर एक काम जब कंप्लीट हो उसके बाद अगला काम स्टार्ट हो, और हर एक चीज में जैसे आप एक चीज कोई आप एक्स, जैसे यहाँ पे पी को रखे थे, पी जाके आदेश दिया ए को, तो ये यहाँ पे कर लिया, उसके बाद ही जाके क्यू आदेश दे ए को, तो सारा चीज में क्रमबद्ध होना चाहिए था। उसके बाद आगे देखिए समता का सिद्धांत। वैसे इसके बारे में और भी आपको समझना होगा, हम कोशिश करेंगे। एक 2-3 टॉपिक है, जैसे एक है प्रबंध कला और विज्ञान क्यों है, प्रबंध एक पेशा क्यों है, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहा है। पहला चैप्टर में भी 2 टॉपिक हमको लगा था इंपॉर्टेंट है, वो भी बताए थे, लेकिन हम फिर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग नीचे बोलेंगे कमेंट्स में, और अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको जरूर बनाएंगे। उसके बाद क्या है, कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व। जो भी कर्मचारी है उसके कार्यकाल में अस्थायित्व करे, वो जो है मतलब अब ऐसा नहीं है कि उसको मतलब ऐसा फिक्स कर दे कि मतलब तुमको 1 साल तक की, 1 साल में ही तुमको निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है स्थायित्व बना के रखना चाहिए। अगर एक कर्मचारी है हमारे यहाँ पी जो है, ये यहाँ पे पी को रखे हुए हैं, तो पी अब जान गया है कि कैसे ए और बी और सी सभी जो है कर्मचारी इसको कैसे हैंडल करना है, तो इसको हम लोग सारा चीज़ बता दिए हैं। तो अस्थायी अगर ये रहेगा तो हमको सब एक्स जो है, हम एक्स हैं,
और हमको यहाँ पे सभी को बताना है। अब यहाँ पे अलग अलग लोग हमेशा बदलते रहेंगे, पी के जगह पे एक्स आ गया, पी के जगह कोई आ गया, मतलब पी की जगह पे मान लीजिए जेड आ गया, तो अब हमेशा सबको बताते रहेंगे कि भाई काम ऐसे होगा। इसलिए हमेशा अस्थायित्व होना चाहिए, उसके कार्यकाल में वो कितना दिन तक काम करेगा, कितना समय काम करेगा, सब कुछ। उसके बाद क्या है, पहल क्षमता का सिद्धांत। यहाँ पे पहल क्षमता का सिद्धांत एक आ जाती है, उसके बाद आ जाती है सहयोग की भावना का सिद्धांत। देखिए पहल क्षमता का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में भी जब हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे उसमें सारा चीज समझा देंगे। और उसके बाद देखिए सहयोग की भावना, बस एक दूसरे का सहयोग करिए और उसके बाद जो है सारा से काम आसान हो जाएगा। मतलब हमेशा पहल क्षमता और सहयोग की भावना लगभग दोनों का थोड़ा मोटिव जो है सेम ही है, सबको सहयोग करिए और एक एक काम को अच्छे से पहले करते चलिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारा चीज सहयोग की भावना से अगर काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे ये हो जाती है हमारा ये हेनरी फॉल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत, ये टॉपिक कंप्लीट। और इसके बारे में हम आपको थोड़ा अच्छे से बताएंगे, ये छोटा मोटा टॉपिक है ही नहीं, मतलब ये जो है 10 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकता, ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बनेगा, लगभग इसको 30 मिनट हम आपको समझाएंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि देखिए ये देखने में लगता है बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा बम है ये। तो आपको कैसा लगा ये क्लास, आप हमें जरूर बताइएगा नीचे। और देखिए इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और साथ में इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी वास्तविक प्रश्न है, वो सब भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगले वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट्स करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही वीडियोस बना के देते रहेंगे लगातार, रेगुलर, आपके एग्जाम तक सारा चीज यहाँ पे पढ़ाई होगा। आप अच्छे से बस पढ़ाई करिए। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें बताइए। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो आप लोग अभी कुछ वीडियोस तक आप हमें बताइए कैसा लग रहा है। क्योंकि देखिए पहला वीडियो में मेरा कोई ऐसा पहला वीडियो हम ऐसे ही डाल दिए थे, अगर हम सोचिए ऐसा अगर आपको पसंद आएगा तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग नहीं बोलते तो ये वीडियो आज नहीं बना रहता। तो आप लोग जरूर बताइएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि हम आपको वहां पे भी कुछ ना कुछ अपडेटेड रखें। तो जाके अभी फॉलो कर लीजिए, ये हमारा अकाउंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।